Dear students, today we are taking the topic what make इंडिया ए फेडरल कंट्री। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। वी हैव seen how small country like Belgium and Sri Lanka face so many problem of managing diversities। डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए श्रीलंका और बेल्जियम ने किस तरह की परेशानियों को झेला। What's about a vast country like India with so many language, religions, and region? Regions. Uh, what are power sharing arrangement in our country? हमारे देश में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस तरह का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है। Let us begin with the constitutions of India. Constitution India के India become a emerge a independent nations after painful and bloody partitions। अगर हम जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इस टॉपिक को लेते हैं। और एज यू ऑलरेडी नो इंडिया बिकेम ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन द ईयर ऑफ द 1947 आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशंस। मतलब पेनफुल और ब्लडी पार्टीशंस के बाद जो है भारत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो भारत का एक हिस्सा बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ द स्टेट्स। और द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर किया कि भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। इसने फेडरेशन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसने जो है इंडियन यूनियंस जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म के सिद्धांत पर आधारित है। Let us go back in the seven features of federalism mentioned above। जैसे कि आपने देखा कि जो what are the features of the federalism, there are 7 points were given। You have in previous topic discussed this। We can see that all the features apply to the provisions of the Indian Constitution। ये जितनी भी फीचर्स आपने देखी हैं 7 फीचर्स वो सब कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स पर प्रोविजंस पर अप्लाई होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर ए 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 2 टायर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। और यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया। ये यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। बाद में लेटर ऑन ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वर एडेड इन द फॉर्म ऑफ द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज। बाद में जो है एक तीसरी तरह की लोकल गवर्नमेंट को भी इसमें पंचायत और म्यूनसिपलिटीज के तौर पर इसमें ऐड किया गया। जैसे एज एनी फेडरेशन जैसे कि और फेडरेशंस में दीज डिफरेंट टायर इंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। जैसे कि फेडरेशंस में अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है दे इंजॉय द सेपरेट जुरिडिक्शन। उनका अधिकार क्षेत्र जो है वो डिफरेंट होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो जो है उसमें शक्तियों का पावर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द यूनियन लिस्ट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ए थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट इज आल्सो देयर दैट इज रेजिडुअरी पावर्स।
तो दे आर दिस कंटेन द 3 लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट शामिल हैं। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूडेड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें जो है नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। दीज आर द मैटर रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। That's why the central government are free to make the legislations on these subjects or law. They are included in the list. वो लिस्ट में इंक्लूड करे गए हैं because we need a uniform policy on these matters, क्योंकि हमें इन मामलों पर जो है एक समान नीति की आवश्यकता है पूरे देश में। दैट्स वाई the union government alone can make the law. The subject those are given in the union list. तो यूनियन गवर्नमेंट जो है that can alone make the law, the subject given in the union list. State list contains subject of state and local importance such as the police, trade, commerce, agriculture and irrigation. स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोकल इम्पोर्टेंस के हैं, जैसे कि पुलिस का मैटर, ट्रेडिंग, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट alone can make a law the subjects those were given in state list. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है द सब्जेक्ट those were given in the state list, the state government has the powers to make a law on the subjects included in the list. There is a third type of the list known as the concurrent list. It includes the subject of the common interest to both the union government as well as the state government. इसमें वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस। एडॉप्शंस जैसे गोद लेने का अधिकार के बारे में है, सक्सेशन का अधिकार है, उत्तराधिकार का। तो बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ द सब्जेक्ट गिवन इन द concurrent list, but if there is any dispute between the center and the state, the union's law of the union government will prevail. So what are the subjects that do not fall in any of these 3 lists? वो उन सब्जेक्ट को क्या कि जो उस समय जो थे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, उस जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कुछ सम ऑफ द सब्जेक्ट वर नॉट देयर एट दैट टाइम। सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है, कंप्यूटर रिलेटेड मैटर, मोबाइल से रिलेटेड मैटर्स हैं। ये these subjects were not there at the time of making constitutions. So as per our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subject. इन residuary subject पर जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, it has the right to form the law on the subject those were given in residuary subjects. We noted above the most federations that are formed by holding together do not give equal power to the constituency unit. आपने देखा है कि जो फेडरेशन से ज़्यादातर फेडरेशन जो है, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से बने हुए हैं, वहाँ पर जो स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट की पावर इक्वल नहीं होती। all state in the Indian Union do not have the identical power. सभी स्टेट जो इंडियन यूनियन में शामिल है उसमें सबकी एक समान ताकत नहीं है। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्पेशल स्टेटस से दर्जा रखते हैं। जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट्स subject to this states because without the approval of the state assembly. बहुत सारे प्रोविजंस संविधान के, भारतीय संविधान के कुछ ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर
पर एप्लीकेबल नहीं है विदाउट टेकिंग द प्रायर परमिशंस फ्रॉम द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली से प्रायर परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। इंडियंस हु वर नॉट द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड्स। जो इंडियंस जो इस स्टेट के परमानेंट मेंबर्स परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, दे are unable to purchase the lands in this state. Similarly, social provisions existed for some other state of India as well. तो इसी तरह के प्रोविजंस जो हैं दूसरे स्टेट्स में भी, भारत के दूसरे स्टेट्स में भी हैं। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर में जो है when the Indian government abolished the article number 370, now everyone is free to purchase the land in that state, and everyone is free to do any kind of the business there and become the resident of that state. There are some unit of the Indian unions which enjoy the very little power. कुछ इंडियन यूनियन की कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत कम पावर को एंजॉय कर रही हैं। These are area which are too small to become an independent state. ये इतना छोटा एरिया है कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बन सकते, but which could not be merged with any of the existing state. और लेकिन जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट को में भी मर्ज नहीं किए जा सकते। दीज एरिया लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली से दिस इज नोन एज द यूनियन टेरिटरी। इनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट। इनको जो है इन टेरिटरीज को जो है पावर स्टेट दर्जा दिया नहीं जा सकता। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन स्पेशल दर्जा नहीं दिया सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दी एरिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है कि जो है स्पेशल पावर्स हैं कि वो इन एरिया को रन कर सके।